हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, कल आपका 31 बिहार यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। समझे? देखिए, अब आपका इसमें 5 यूनिट पूछा जाता है। आपका जो मेथड का एग्ज़ाम था उसमें 3 यूनिट था, इसमें 5 यूनिट है। इसमें भी 3 घंटा ही मिलेगा और इसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। देखिए, पाँचों क्वेश्चन तो आप लिख के ही आइएगा। समझे? तो आज हम देखिए आपका 1-2 यूनिट नहीं, आपका यूनिट नीचे से आप आते हैं, यानी 5 यूनिट इसमें आपका 5वां यूनिट का और चौथा यूनिट का, तीसरा यूनिट का बताएंगे, और एक और वीडियो में यूनिट 2 और 1 बताएंगे। समझे? क्योंकि लंबा वीडियो 2 घंटा का हो जाएगा तो हमको भी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग कोशिश क्या कीजिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़िए। समझे? कम ही क्वेश्चन पढ़िए और उसको अच्छा से पढ़िए, और एग्ज़ाम में जब आए उसको क्या कीजिए कि पूरा 5 क्वेश्चन लिखने का कोशिश कीजिए, अच्छा से लिखिए। समझे? तो इसमें आप 6 पेज के समथिंग में लिखिएगा, क्योंकि आपका 5 क्वेश्चन लिखना, 6 पेज 30, 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6-7 के बीच में लिखिएगा। समझे? अब देखिए, आपको बताते हैं कि इसमें आपका यूनिट 5 से हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो उसमें आपका देखिए माद मादिका बहुलक आपका लिखने के लिए पूछा जा सकता है, या आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है कि बनाने के लिए, जिसे आप लोग मैथ बनाते हैं, दोनों हम करवाएंगे। उसके बाद स्व आकलन, ग्रेडिंग सिस्टम, और आपका क्या उसको बोलते हैं, फीडबैक जिसे बोलते हैं, प्रतिपुष्टि, ये सब आने की संभावना है। समझे? तो ये सब हमको करवा देते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपको संचयी अभिलेख, तो आपको उसमें बता देंगे मापन के उपकरण में संचयी अभिलेख हो गया। फिर उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको बता देंगे क्या होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में छोड़िएगा नहीं। यूनिट 4 में फिर हम आएंगे। तो चलिए पहले ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे आपको किसमें, तो स्व आकलन में। समझे? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, पहले नंबर परसेंट में आता था, लेकिन अभी देखिएगा आपको ग्रेड में आता है नंबर, A+, B+, मतलब ये सब आता है। तो वही ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना। तो वही क्वेश्चन है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इसके गुण एवं हानि का वर्णन करें। देखिए, प्रस्तावना में लिखा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, जिसमें बालकों की रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन तथा आकलन का बहुत अधिक महत्व है, जिसके आधार पर अभिभावक एवं शिक्षक बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। मूल्यांकन किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ग्रेडिंग प्रणाली को लाने का मुख्य उद्देश्य प्राचीन अंकन प्रणाली में दोष एवं वैचारिक भिन्नता के कारण विद्यार्थी के प्राप्तांक के आधार पर ही छात्रों की मानसिक स्थिति एवं ज्ञान का आकलन होता था। यानी उसका जो, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें अंक के आधार पर, समझे, और उसमें ग्रेडिंग होता था। 60% आया था फर्स्ट हो गया, 60 से कम आया सेकेंड, ये सब होता था। जैसे यदि किसी विद्यार्थी को 59.99% प्राप्त कर द्वितीय श्रेणी में आता है, तो वही दूसरी विद्यार्थी 60% प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में आता है। जबकि इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों छात्रों की योग्यता में कोई विशेष अंतर नहीं। ग्रेडिंग प्रणाली का सुझाव सर्वप्रथम मुडालियर आयोग ने 1952-53 में दिया था। फिर उसके बाद कोठारी आयोग 1964-66 ने इस प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया। 1972 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शिक्षक विलियम फरीस द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का आविष्कार किया गया। हमारे देश में परीक्षा परिणाम समानतः कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर प्रथम 60%, द्वितीय 45%, तृतीय 30% और अंतिम 30% से कम श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अंकों के आधार पर 5, 7, 9 श्रेणियों में बांट दिया। जैसे O, A, B, C, D और A, D के बाद D हो गया, और O, A, B, C, D, E, F और O, A, B, C, D, E, F, I, J। इसमें 7 ग्रेड प्रणाली सबसे सर्वोच्च मानी जाती है। 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। ग्रेड जो आउटस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, O के 6 अंक, A के 5 अंक, B के 4, ये सब, C के 3, D के 2, E के 1, E के मानी ये सब लिखा हुआ है। विशिष्ट, अति उत्तम, उत्तम, औसत, निम्न, निकृष्ट और अति निकृष्ट। समझे? बीएड में आपका देखते होंगे, बीएड में ऐसे ग्रेडिंग किया जाता है कि आपका 86% से ऊपर आएगा तो आउटस्टैंडिंग दिया जाता है, 76 से 85 रहेगा तो एक्सीलेंट दिया जाता है, 66 से 75 रहेगा तो आपका वेरी गुड होगा, 50 से 65 रहेगा तो बी होगा गुड, 65 से 55 होगा सी होगा, और लेस देन 45 फेल।
अब ग्रेड प्रणाली की विशेषता देखते हैं। लिखा है ग्रेड प्रणाली द्वारा विभिन्न विद्यार्थियों का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। ग्रेड प्रणाली के द्वारा विद्यार्थियों की आपस में तुलना आसानी से की जा सकती है। ग्रेड प्रणाली के द्वारा व्यक्तिगत कठिनाइयों का स्तर समाप्त हो जाता है। ग्रेड प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने स्तर का बोध आसानी से हो जाता है। ग्रेड प्रणाली की निम्न कमियाँ, ये तो हो गया। अब आते ग्रेड प्रणाली व्यक्तिनिष्ठ होती है। भिन्न भिन्न पैमाने से 5, 7, 9 में प्रदान किए गए ग्रेडों की तुलना करना कठिन होता है। ग्रेड प्रणाली में विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों के एक मत नहीं है इनके पीछे, क्योंकि 5, 7 यही सब होता है। ग्रेड प्रणाली अति संवेदनशील होता है। अब इसके लाभ देखते हैं। तो ग्रेडिंग छात्रों के अध्ययन एवं परीक्षा संबंधी तनाव को कम करता है। वे छात्र जो वर्ष भर मेहनत एवं लगन से पढ़ाई करते हैं परंतु परीक्षा दौरान अच्छा नहीं कर पाते, उनके लिए सहायक है। ग्रेडिंग अंकों के आधार पर छात्रों के मध्य वर्गीकरण को कम करता है। यह अति योग्य छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त करता है। यह अधिगम करता है कि लचीला होता है तथा सामाजिक दबाव को भी कम करता है। यानी समाज में नहीं बोलता तुम्हारा 60% तो उसका नहीं बोलता, नहीं फर्स्ट है तो सेकंड है, अंतर नहीं 59 और 60 वाला कहानी है, वही चीज़ है। छात्र जो कक्षा में अच्छी स्थिति में होते हैं उन्हें अपने वास्तविक नहीं ज्ञात हो सकते हैं। मान लीजिए आपका 75 से आपका 85 तक है आपका आउटस्टैंडिंग, वो आया तो पता नहीं चलेगा एक्यूरेट। यह परिश्रमी छात्रों को प्रोत्साहित करता है। ग्रेडिंग परिश्रम के द्वारा प्राप्त अंकों की अवधारणा को समाप्त कर देता है। ग्रेडिंग प्रणाली 60% प्राप्तांक और 60 बोल रहे हैं 90 प्राप्तांक और 99 प्राप्तांक करने में कोई विभेद नहीं करता। ये आपका हो गया ग्रेडिंग प्रणाली। अब आते हैं हम लोग स्व आकलन में, यानी सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। यानी स्वयं जब हम अपना का आकलन करते हैं कि हम कितना जानते हैं उसी को सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्व आकलन का क्या अर्थ है। लिखा है स्व आकलन के तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के क्रियाकलापों, मनोवृत्ति एवं निष्पादन या प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आकलन या मूल्यांकन से। यानी स्वयं जब कोई व्यक्ति स्वयं आकलन के किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के क्रियाकलापों, मनोवृत्तियों एवं क्रियाकलाप यानी जो काम करता है, मनोवृत्ति एवं निष्पादन या प्रदर्शन के आकलन का मूल्यांकन से है। स्व आकलन स्वयं को देखने, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं, लुकिंग स्वयं हम क्या है समझे, प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने विभिन्न पहलुओं को सामने लाता है। जो किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक है। पर देखिए स्व आकलन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए क्या है आवश्यक है, प्रमुख होते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य से एक उद्देश्य स्व आकलन के साथ साथ स्व सत्यापन और स्व वृद्धि भी है। यानी इसका एक उद्देश्य भी है कि अपना सत्यापन, वेरिफिकेशन स्वयं कीजिए कि हम इतना जान रहे हैं, और स्वयं वृद्धि मतलब इतना हम वृद्धि किए हैं। स्व आकलन में छात्रों एवं शिक्षकों को अपने कार्यों को प्रतिबिंबित करने और कितनी अच्छी तरह से उनको आकलन मापदंड स्व आकलन के अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों को यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वे इस योग हो जाए कि अपने कार्यों की अच्छाई एवं बुराई को जान सके, न कि उसका ध्यान ग्रेड निर्माण की ओर जा सके। मेरा जो कमी है, मेरा जो अच्छाई है, उस पर ध्यान केंद्रित करना स्व आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। स्व आकलन का सबसे महत्वपूर्ण घटक यह है कि इसमें आकलन करने वाला को आकलन मापदंडों की जानकारी तथा विकास में आकलन करने वाले छात्र या शिक्षक की भागीदारी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। स्व आकलन का प्रयोग शिक्षक के साथ दोनों ही अपनी क्षमता एवं कमियों को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। शिक्षक भी करता है कि हम किस विधि से पढ़ाई कि बच्चा, या जो हमारा कमी रहे किस विधि से पढ़ाई कि बच्चा नहीं समझा, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्व आकलन का अध्ययन दो हम संदर्भ में करेंगे। पहला है छात्र द्वारा स्व आकलन, या शिक्षक द्वारा स्व आकलन। छात्र द्वारा हम पढ़ेंगे कि छात्र स्व आकलन के अंदर छात्र द्वारा अधिगम प्रक्रिया एवं अपने कार्य का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाता है। स्व आकलन आकलन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आकलन उपकरण है। स्व आकलन के माध्यम से छात्र निम्नलिखित गुणों का आकलन कर सकता है कि अपने कौशल के मध्य अंतराल की पहचान करना, अर्थात उनका ज्ञान किस क्षेत्र में कम है इस बात की जानकारी प्राप्त करना, यानी हम किस में कम जानना है। दूसरा है अधिगम में उन्हें कहाँ पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है इसे सुनिश्चित करना। अगला है यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित, यथार्थवादी में तो जो रियल लक्ष्य होगा उसको निर्धारित करना। अगला है कि दोस्तों IAS की तैयारी कर रहा हूँ, IAS की तैयारी करें, ये चीज़ नहीं समझे। अगला है अपने कार्यों को पुनरीक्षित करने हेतु स्व आकलन करना। अगला है पाँचवां अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए। अगला है छात्र पाठ्यक्रम के अगले स्तर में जाने से पूर्व अपना स्व आकलन कर यह ज्ञात कर सकते हैं कि अगले स्तर तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे है कि यह प्रक्रिया छात्रों को अपने अधिगम में संलग्न मतलब
उसमें लाना, संलग्न करने को स्वयं प्रेरित करने तथा अपने उत्तरदायित्व एवं आत्म प्रतिबिंबित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। शिक्षक को छात्र के प्रदर्शन के लिए स्पष्ट अपेक्षाओं की स्थापना करनी चाहिए, साथ ही उन्हें स्वयं का आकलन करने के लिए अभ्यास भी दिया जाना चाहिए। स्व आकलन अपने आप में एक मूल्यांकन प्रक्रिया है और इसे साथियों के आकलन के साथ जोड़ा जा सकता है। साथियों के आकलन के द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग छात्र अपने स्व आकलन में अपने अधिगम और उपलब्धि को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने में करते हैं। छात्र अपने स्व आकलन से विभिन्न उपकरण जैसे रूबिक्स, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, लिखित अभिलेख आदि का प्रयोग कर सकते हैं। समझे। अब आया आपका स्व आकलन से लाभ क्या है। स्व आकलन से निम्नलिखित लाभ है। इसके माध्यम से शिक्षक एवं छात्र में अधिगम के प्रति भागीदारी एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित किया जाता है। यह छात्र शिक्षक को समूह कार्य की प्रक्रिया में, या छात्र के बारे में, सिर्फ आप छात्र है तो सिर्फ छात्र के बारे में लिखिएगा। यह छात्र शिक्षक को समूह कार्य की प्रक्रिया में अपनी भूमिका एवं योगदान को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह छात्र एवं शिक्षक में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होता है। अगला, यह शिक्षकों को उनकी कमजोरी एवं सामर्थ्य को पहचानने में उनकी सहायता प्रदान करता है। इसमें कोई बाह्य यानी साथी समूह आदि का दबाव नहीं होता है। स्व आकलन पूर्व के प्रदर्शन को समझने और भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं इसके दोष क्या है। स्व आकलन करने के में समय अधिक लगता है, इसलिए शिक्षक या छात्र इस पर ज़्यादा बल नहीं देते हैं। छोटी कक्षा में छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। छोटी कक्षा बच्चा कहाँ से कर पाएगा। स्व आकलन है तो उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक आकलन के मापदंडों एवं प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक आप प्रमाणिक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। स्व आकलन व्यक्ति परख हो सकते हैं। अब हम अपन कमजोरी तो नहीं देखेंगे, कमी नहीं देखेंगे, अच्छा ये देखता है बहुत आदमी। अब आते हैं फीडबैक में। समझे फीडबैक क्या होता है ये समझते हैं। क्या है, छात्र के आकलन के प्रदर्शन के समय उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करना अधिगम का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी आकलन के समय कर रहे हैं तो क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसका कुछ फीडबैक दीजिएगा ना बच्चा को। नहीं दीजिएगा तो फिर बच्चा कुछ समझेगा नहीं। समझे। तो वही लिखा है कि छात्रों के आकलन के प्रदर्शन के समय उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करना अधिगम का महत्वपूर्ण तत्व है। छात्र के आकलन में पृष्ठपोषण प्रदान करने का उद्देश्य से न्यायसंगत रूप से यह ज्ञात करना है कि उन्हें जो अंक या ग्रेड प्राप्त हुए हैं उनमें वे कैसे और सुधार कर सकता है। उन्हें अपने कार्य में विशेष योग्यता की पहचान करवाना तथा उसे विशेष योग्यता के लिए छात्रों को पुरस्कृत करना, सुधार हेतु सुझाव देना तथा उन्हें अगले चरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। ये मार्गदर्शन ये आपका क्या होता है, फीडबैक होता है। फीडबैक मतलब नहीं बोलता है कि आप कैसा वर्क किए। जैसे मान लीजिए आप भी खाना किसी को बनाया खिलाए, तो खाना बना के आप खिलाते हैं उसको, तो खाना बना के उसको खिलाते हैं आप, तो बोलता है ना हाँ अच्छा बनाते, यही आपका क्या है फीडबैक होता है। या कुछ कमी रह गया तो बोलता है कि आप इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है तो सुधार करिए। ये सब चीज़ क्या है फीडबैक कहलाता है। व्यवहार के नियमितीकरण के साथ नियंत्रण की प्रक्रिया पृष्ठपोषण का एक भाग होता है। यानी आपको व्यवहार में एक नियमितकरण लाने के लिए पृष्ठपोषण क्या होता है, जरूरी होता है। यदि किसी प्रणाली को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है एवं इसकी कार्य प्रभावशीलता बढ़ानी है तथा परिवेश के साथ समन्वय स्थापित करना है तो पृष्ठपोषण एक सबल उपकरण के रूप में शिक्षा विशेषज्ञों के हाथ में आता है। अब इसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं। लिखा है कि प्रणाली विशेषज्ञों के लिए पृष्ठपोषण का संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह कैसा कार्य कर रहा है। इसके लिए उस व्यक्ति को अपने बारे में तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में सूचनाओं की आवश्यकता होगी। यदि वह अपने कार्य निष्पादन के बारे में सत्यापन ही जानना चाहता है, किसी व्यक्ति को उसके कार्य निष्पादन के विषय में समय सूचित करना ही कैसा कर रहा है, इसी को पृष्ठपोषण। नहीं, पृष्ठपोषण का आप सिंपल मतलब समझ जाइएगा कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कार्य के निष्पादन के विषय में आप जो कुछ भी उसको सुझाव देते हैं, जो भी चीज़ उसको पुरस्कृत करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। अच्छा करेगा तो उसको आप अच्छा चीज़ दीजिएगा, गलत उसमें करेगा तो आप सुझाव दीजिएगा, तो वही चीज़ है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठपोषण कहते हैं। समझे। छात्र के प्रदर्शन के अवलोकन के आधार पर शिक्षक द्वारा प्रदान की प्रतिक्रिया ही पृष्ठपोषण। यानी छात्र क्या करता है कि अपने प्रदर्शन, जो छात्र के प्रदर्शन का अवलोकन के आधार पर शिक्षक द्वारा प्रदान की गई जो प्रतिक्रिया जो होती है उसी को हम लोग पृष्ठपोषण कहते हैं। पृष्ठपोषण द्विमार्गी होती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आमने सामने, जैसे मान लीजिए आप हमको दे रहे हैं तो वो भी आपको कुछ फीडबैक दे सकता है। समझे। तो पृष्ठपोषण द्विमार्गी होता है, जिससे प्रदाता प्राप्तकर्ता के मत सूचनाओं का आदान प्रदान उनकी गतिविधि का अवलोकन आधार पर किया जाता है। यानी वो भी कुछ बता सकता है, पूछ सकता है।
अब आते हैं बर्टोल एवं मार्टिन के अनुसार इसका क्या डिस्टिंक्शन है। लिखा है पृष्ठपोषण प्राप्तकर्ता द्वारा प्राथमिक व्याख्यायित प्रतिक्रिया है, यानी प्राथमिक मतलब ये जरूरी चीज़ है, समझे। दूसरा है, अगला है बोबी एवं अन्य के अनुसार कि पृष्ठपोषण प्राप्तकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया है जो प्रदाता को यह बताती है कि संप्रेषण को समान रूप से प्राप्त किया जा रहा है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। पृष्ठपोषण की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पृष्ठपोषण आकलन प्रारूप का भाग होना चाहिए, यानी आकलन में चीज होना चाहिए। पृष्ठपोषण रचनात्मक होना चाहिए ताकि छात्र अपने अभ्यास में सुधार हेतु प्रोत्साहित करें। रचनात्मक मतलब उसे फॉर्मेटिव बोलते हैं, समझे। पृष्ठपोषण निश्चित समय अंतराल पर प्रदान करना चाहिए जिससे छात्र उसका प्रयोग अपने आगामी अधिगम एवं कार्य को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अगला है पृष्ठपोषण तत्कालिक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उसे याद रहे कि उसे पृष्ठपोषण किस पर प्रदान किया गया है। पृष्ठपोषण मापदंडों और मानकों की अपेक्षा प्रदर्शन की स्पष्ट व्याख्या के आधार पर नियोजित ढंग से किया, न्याय के आधार पर। मान लीजिए नियमन कोई बनाया उसको आप खराब कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है, समझे। अगला है पृष्ठपोषण अधिगम को समर्थित करने वाला होना चाहिए ताकि छात्र को इस बात का स्पष्ट संकेत प्राप्त हो सके कि वे अपने विकासात्मक प्रगति के प्रदर्शन में कैसे सुधार कर सकते हैं। अगला है पृष्ठपोषण छात्र की उपलब्धि एवं प्रयासों पर केंद्रित होना चाहिए, न कि प्रयास या छात्र पर केंद्रित होना चाहिए, समझे। अगला है अधिगम परिणामों के संदर्भ में पृष्ठपोषण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे छात्र उसे अपने अधिगम परिणामों के आकलन से संबंधित कर सके और अपनी वर्तमान एवं भविष्य की वांछित उपलब्धि के मध्य अंतर को कम कर सके, समझे। छात्र को जब भी पृष्ठपोषण प्रदान किया जाए वह किसी भी आश्रित नहीं होना चाहिए ताकि छात्र अपने कार्य का स्व मूल्यांकन करके स्वयं योग्य बन सके। अब इसकी सिद्धांत कुछ है तो पृष्ठपोषण संवाद एवं संभाषण आकलन कार्य के उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। पृष्ठपोषण द्वारा न केवल सुधारात्मक आयाम पर बल्कि शैक्षिक पहलुओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए। पृष्ठपोषण छात्रों को स्व आकलन एवं स्व अधिगम हेतु प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। पृष्ठपोषण निर्धारित आकलन कार्यों के उद्देश्य से संबंधित होने वाला चाहिए। पृष्ठपोषण व्यवहारिक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए जिससे छात्र को कार्य का व्यवहारिक मतलब उसके व्यवहार में होना चाहिए। पृष्ठपोषण निर्धारित अधिगम उद्देश्य अब देते हैं इसके प्रकार है तो देखिए अब उतना नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट में पूछेगा, समझे। तो इसको थोड़ा प्रकार में थोड़ा समझा देते हैं। एक होता है संरचनात्मक पृष्ठपोषण। संरचनात्मक पृष्ठपोषण क्या होता है, एक प्रकार का धनात्मक पृष्ठपोषण है, यानी संरचनात्मक पृष्ठपोषण विशिष्ट सूचना और विचार विषय केंद्रित और अवलोकन पर आधारित होता है। संरचनात्मक पृष्ठपोषण में दो विशेषता पाई जाती है, प्रशंसा एवं आलोचना। ये दोनों ही किसी प्रदर्शन प्रयास या परिणाम के बारे में व्यक्तिगत निर्णय देता है। प्रशंसा किसी व्यक्ति या वस्तु के पक्ष में निर्णय होता है जबकि आलोचना उस व्यक्ति या वस्तु के पक्ष में प्रतिकूल निर्णय होता है। यानी ये जो आपका प्रशंसा क्या हो गया कि ये क्या हो गया कि उसके अनुकूल निर्णय हुआ और प्रतिकूल हो गया आपका कौन, आलोचना। यह तथ्यात्मक अवलोकन पर आधारित होता है, यानी फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर होता है, न कि व्यक्तिगत भावनाओं पर। यह विशिष्ट मुद्दे या मामले को संबोधित करता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य संशोधन या सुधार के माध्यम से एक व्यक्ति में उनके व्यवहार से संबंधित जागरूकता विकसित करना है। अब इसका गुण है तो गिन छोड़ दीजिए, इतने लिख दीजिएगा, तो देखना है देख लीजिए, हम लोग देते हैं, समझे। अब आते हैं हम लोग मौखिक पृष्ठपोषण। ओरल फीडबैक का कोई फैक्ट नहीं होता है। अब आते हैं ओरल फीडबैक में। तो मौखिक पृष्ठपोषण प्रायः शिक्षण के दौरान दिया जाता है, कभी कभी इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि यह कम औपचारिक होता है, किंतु यह बहुत शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण हो सकता है यदि इसे पढ़ाने के समय सरलतापूर्वक और समयोचित तरीके से पढ़ाए। मान लीजिए किसी आदमी को बोलिएगा इस क्लास में बुलाइए, नहीं कीजिए, मतलब क्लास से बाहर चीज़, क्लास में वो चीज़ कर रहा है, तो ये चीज़ क्या है, तो जैसे उनसे यह पूछना कि आप इस बारे में और क्या जानते हैं या यह मापदंड से कैसे संबंधित है, इसके अधिगम के बारे में उसके विचारों को प्रोत्साहित करें, ऐसे कुछ हो गया। अब आते हैं हम लोग लिखित पृष्ठपोषण में। लिखित पृष्ठपोषण छात्रों को अपने अधिगम में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। लिखित पृष्ठपोषण कार्य समाप्त होने के पश्चात लिखित रूप से दिया जाता है, यानी बोल देता है कि इसमें कमी आ गया, जैसे एक्सीलेंट, जैसे हम लोग काफ़ी चेक करवाने जाते हैं तो एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये सब लिख दिया जाता है। व्यक्तिगत पृष्ठपोषण माने व्यक्तिगत पृष्ठपोषण छात्रों को कक्षा के बाहर व्यक्तिगत परिचर्चा या अन्य माध्यमों से दिया जाता है, समझे। तो ये व्यक्तिगत हो गया इतना, पर फिर सामूहिक मतलब सबके सामने हो गया। अब आते हैं इससे लाभ क्या है। लिखा है इससे के माध्यम से छात्रों का विकास उनके अधिगम को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है।
यह छात्रों में आत्मविश्वास, प्रेरणा एवं आत्मसम्मान को बढ़ाने में सहायक होता है। यह छात्रों को यथार्थवादी तरीके से अपने नैदानिक अभ्यास को मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। इसके माध्यम से छात्र अपने अध्ययन की प्रगति की तुलना अन्य छात्रों से कर सकते हैं। इसके माध्यम से छात्र अपने वर्तमान अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को उनके प्रदर्शन के सुधार हेतु उचित सुझाव प्रदान कर सकते हैं। इससे लाभ होगा शिक्षक को, क्या लाभ है कि पृष्ठपोषण के माध्यम से शिक्षक आसानी से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षकों में व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा दे सकता है। शिक्षक पृष्ठपोषण के माध्यम से अपने संप्रेषण एवं अंतर्व्यक्तित्व कौशल में वृद्धि कर सकता है। शिक्षक छात्रों द्वारा प्राप्त पृष्ठपोषण के माध्यम अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। छात्रों की भांति या शिक्षकों को प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं आपका, अब आता है आपका, तो अब माध्य माध्यिका बहुलक का हो सकता है डेफिनेशन पूछ दे या पूछेगा केंद्रीय। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं, समझे। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें माध्य माध्यिका बहुलक ये सब आता है आपका, समझे। तो माध्य माध्यिका बहुलक जो होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, समझे। तो सेंट्रल टेंडेंसी पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन है, इसका वर्णन करें। क्वेश्चन ऐसे भी आपका आ सकता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जो मध्य मान होता है जिसे हम लोग माध्य भी बोलते हैं, मीन बोलते हैं, वो क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, पूछेगा केंद्रीय प्रवृत्ति कौन कौन है और इसका वर्णन करें तो आप 3 चीज़ का वर्णन करिएगा, माध्य माध्यिका बहुलक, समझ गए। माध्य माध्यिका बहुलक याद रखिएगा। और इसी को और बनाने के लिए भी एक क्वेश्चन देगा कि यानी आपका एक दे देगा, आपको ऐसे बता देते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे ये चीज़, आप लोग को करवाए भी है, बता देते हैं कैसा दे देगा आप लोग को। ऐसे आपको दे देगा, अब कहेगा इसका माध्य माध्यिका बहुलक निकालिए, समझे। ऐसे दे देगा तो ये भी आपको बता देते हैं। पहले तीनों का डिफिनीशन बता देते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक का, फिर उसके बाद ये वाला बता देंगे आपको। और एक और चीज़ आपको हम बताते हैं कि देखिए मानक विचलन आपसे पूछेगा। देखिए मानक विचलन पूछा जाता है, लेकिन मानक विचलन बहुत टफ हो जाता है बनाना, क्योंकि गुना वहाँ दशमलव का गुना करना बहुत टफ हो जाता है, तो बनाइएगा नहीं। आप लिखने वाला, जो लिखने वाला आपको देगा उसको आप मानक विचलन पूछ देगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिखने वाला बनाइएगा। जो आपको एक तो बनाने वाला देगा मानक विचलन, एक लिखने वाला देता है शॉर्ट नोट्स में, उसको लिखिएगा। नहीं तो माध्य माध्यिका बहुलक देगा तो आप बना सकते हैं सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये बना सकते हैं, समझे। तो कोशिश क्या कीजिएगा कि जैसे माध्य माध्यिका बहुलक पूछे ना, तो उसका तीनों का डिफिनीशन लिख दिए कि माध्य क्या होता है, जो आपको हम बताएंगे। थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, पूरा नहीं लिखिएगा। जब खाली बोलेगा लिखने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का वर्णन करें, तब उसको अच्छा से लिखिएगा, पूरा डील कीजिएगा, समझे। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, समझे। तो आइए हम लोग आते हैं माध्य माध्यिका बहुलक को, देखते हैं क्या होता है। चलिए हम तीनों को पढ़ेंगे। पहले मध्यमान मीन, यानी इसी को माध्य भी बोलते हैं, इंग्लिश मीन याद रखें। लिखा है कि मध्यमान या माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है, 3 होता है, मध्य माध्य माध्यिका बहुलक, समझे। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप होती है। मध्यमान को अंकगणित औसत भी कहते हैं, यानी अंकगणित का औसत। आप मानते हैं माध्य क्या होता है कि औसत होता है, समझे। कहते हैं मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़े की संख्या से भाग दिया जाता है, तो उसे मध्यमान की प्राप्ति होती है। इसे मध्यमान कहते हैं, यानी समूह में जितना भी संख्या है उसको जोड़ देंगे और समूह में जैव अंक है उसको क्या दूसरा से जब भाग दे देते हैं तो उसे मध्यमान की प्राप्ति हो जाती है। यानी मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़े की संख्या से भाग दिया जाता है, तो उसे मध्यमान कहते हैं। जिसे करने का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग 5, 7, 8, 9, 15 लिख दिए, ये सबको हम जोड़ देंगे और जैव संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपका माध्य निकल जाएगा, समझे। अब मध्यमान का अर्थ में परिभाषा देखते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय एवं त्रिपद माप मध्यमान है। इसे समस्त भागों के योग को समस्त संख्याओं से भाग देकर
समस्त संख्याओं के योग को समस्त संख्याओं से भाग देकर प्राप्त करते हैं। मध्यमान 3 प्रकार का होता है, अंगनितीय मध्यमान, हरात्मक मध्यमान एवं ज्यामितीय मध्यमान। तो ये दोनों आपको पढ़ना नहीं है, ये हायर क्लास में पढ़ना है आपका 11th 12th में। 10th में आप पढ़े होंगे गणितीय मध्यमान, और आपका हरात्मक और ज्यामितीय मध्यमान आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे। मनोविज्ञान और शिक्षा में अंगनितीय मध्यमान का ही उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ भी आपका मनोविज्ञान और शिक्षा में क्या किया जाता है कि आपका अंगनितीय जो आपका जो होता है अर्थमेटिक मीडियन, उसी का प्रयोग किया जाता है। मध्यमान को m से निरूपित करते हैं। इसका कुछ डिफिनीशन है, देख लेते हैं। पहला डिफिनीशन है, गलिटमैन के अनुसार कि किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के फल को उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। वही चीज़ है डिफिनीशन। अगला है रेवर, और रेवर के अनुसार कि मूल्यों और प्राप्तांकों के समूह को मूल्यों या प्राप्तांकों की संख्या से भाग देना ही अंकगणितीय मध्यमान कहलाता है। यानी मूल्यों या प्राप्तांकों के समूह को, मतलब समूह को जोड़ दीजिए और समूह में क्या कीजिए, संख्या से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो आपका मध्यमान कहलाता है। इसकी विशेषता देख लेते हैं कि मध्यमान एक ऐसा केंद्रीयवर्तीय मान होता है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसके दोनों ओर का गुणितीय मान विचलन समान है। दोनों ओर से आप कीजिएगा, बात बराबर आएगा, समझे। अगला है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे शुद्ध मान होता है। यह मध्यांक यानी आपका माध्यक या मध्यांक तथा बहुलांक वही बहुलक के ज़्यादा विश्वसनीय होता है। मध्यमान प्राप्तांकों का औसत मान होता है। मध्यमान बहुत ही संवेदनशील होता है। किसी भी अंक वितरण प्रणाली में से किसी भी अंक के मान में परिवर्तन होने के मध्यमान का मान परिवर्तित हो जाता है। एकदम सही बात है। अगला है, मध्यमान का प्रयोग कब करना चाहिए, समझे। तो इसका जब अत्यधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को ज्ञात करना हो, जब अत्यधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय केंद्रीय प्राप्ति मापों की गणना करनी हो, जब वितरण के प्रत्येक अंक को महत्व देना हो, यानी जो आप लिखे हैं तो प्रत्येक अंक को महत्व इसमें दिया जाता है, समझे। जब वितरण समान हो या दी हुई अंक श्रृंखला के समस्त अंक समान रूप से वितरित हो, ये सब चीज़ है, तो ये सब कर सकते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको शॉर्ट नोट्स में ही आएगा इतना करने के लिए, समझे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कैसे बनाया गया है, तो जैसे नीचे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फार्मूला वाला जो होता है, आप लोग जो डाटा नहीं देता है वर्ग अंतराल और सारणी देख लो, वो भी आप एग्जाम्पल देके इसमें बता सकते हैं, उसको भी हम नीचा बताएंगे। या सिंपल ये भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो यहाँ पर उदाहरण 1 में दिया गया है कि व्यवस्थित पहले अति दे दिया है कि 14, 15, 17, 19, 16, 24, फिर उसको समूह को पूरा टोटल लिख दिया है। n बराबर समूह उपस्थित आंकड़ों की संख्या 6 हो गया, और सिग्मा आपका जो fx बोलते हैं टोटल 1, उसको जोड़ के फिर भाग दे दिया, समझे। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे वाला तो आप बनाए हैं कि वर्ग अंतराल हो गया, फिर उसका आवृत्ति दिया हुआ है, फिर मध्य बिंदु निकाल कर सिग्मा fx करके हम बना देते हैं, सिग्मा fx बटा सिग्मा f करके हम बना देते हैं। तो ये भी आपके, तो इसका हम नीचा करवाएंगे, समझे। तो ऐसे भी एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं, समझे। ये भी एग्जाम्पल, तो एक दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये सब आपका अभी का है, हरात्मक माध्यक का है। अब देखते हैं इसका गुण देख लेते हैं। इसकी गणना करना बहुत आसान होता है। गणना करने के कारण यह सबसे अधिक लोकप्रिय, यानी माध्य निकालना सबसे आसान होता है। यह एक निश्चित गणना द्वारा प्राप्त मान होता है। इसको ज्ञात करने में एक निश्चित सूत्र की आवश्यकता होती है, अतः एक अनुमानित नहीं है, अनुमान नहीं लगा सकते, फिक्स होता है सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। यह केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना का आधार होता है। यह विवरण प्रणाली के प्रत्येक अंक के मान पर निर्भर करता है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति के लिए समझना आसान होता है। सिद्धांतों से कि यह आवृत्ति ग्राफ पर प्रदर्शित, इसको ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वितरण को देखकर समान रूप से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला है, किसी वितरण कुछ ही प्राप्तांक का मान अन्य प्राप्तांक के मान की तुलना में अधिक या कम होना है, तो ऐसी स्थिति में मध्यमान वितरण प्रणाली का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं माध्यक, यानी मध्यांक जिसे बोलते हैं माध्यक, माध्यिका, इसको माध्यिका भी बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मीडियन बोलते हैं। तो यदि लिखा हुआ है, यदि हम मूल आंकड़े की केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो तथा इसके लिए हमें मध्यमान या मध्यमान की गणना आदि की सहायता भी न लेनी पड़े, तो हम यह कार्य मध्यांक या इसको माध्यक कहते हैं, माध्यक से कर सकते हैं। माध्यक की गणना के लिए हमें दिए गए आंकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आंकड़ों की अवरोही क्रम में पहले क्या करते हैं, उसको एक हम लोग कौन है
असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एक आरोही क्रम में क्या करते हैं, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में इसको क्या करते हैं आपको, या इसी को हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, समझे। या आपको अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों तरह से आप मतलब कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी इसी को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लगाकर आंकड़े के मध्य में आने वाले अंक उन आंकड़े का मध्यांक कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे सिंपल समझिए आपको बताते हैं कि मान लीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया और मान लीजिए 11 हो गया। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पहले 3 होगा, 5 7 हो गया, इसके बाद 9 हो जाएगा और तब 11 हो जाएगा, 2 2 4 5 और ये जो बीच वाला 7 हो गया यही क्या हो गया आपका मीडियन हो गया। तो इसे निकाल लेते हैं, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग कर देंगे, समझे। और बीच में जो अंक आएगा ना वही आपका क्या हो जाता है कि मीडियन यानी मध्यांक, है इसी को माध्यक कहते हैं। माध्यक का अर्थ परिभाषा क्या है, तो माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। देखिए आनु क्या, माध्यांक या माध्यिका का संकेत चिन्ह सिंबल होता है। यह वस्तुतः केंद्रीय प्रवृत्ति के स्थानीय माप है। स्थानीय से अभिप्राय किसी स्थान के आंकिक मूल्य से है। मध्यांक की स्थिति किसी क्रमबद्ध आंकिक श्रृंखला में ऐसी होती है कि उस बिंदु के ऊपर तथा नीचे अंकों की संख्या समान होती है। अर्थात मध्यांक किसी भी आंकिक श्रृंखला को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अतः यह उन व्यवस्थित अंकों को 2 भागों में बांट देता है। मध्यांक को निम्नलिखित शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, मध्यांक किसी आरोही या अथवा अवरोही रूप से व्यवस्थित आंकिक श्रृंखला का वह स्थानीय मूल्य है जिसके ऊपर तथा नीचे आंकिक श्रृंखला को आधे आधे अंक होते हैं, यानी इधर भी बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे 5 हुआ तो 2 इधर होना चाहिए, 2 इधर होना चाहिए, अब बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा, समझे। अब इसका कुछ डिफिनीसन है कि H.E. गैरेट के अनुसार कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। यानी जब अव्यवस्थित अंक या माप क्रम में हम व्यवस्थित कर देते हैं और उसके जो मध्य का जो अंक होता है उसे मध्यांक कहते हैं, जो अभी बताया है आपको। गिलफोर्ड के अनुसार डिफिनीसन है कि मापन के किसी पैमाने पर मध्यांक एक ऐसा बिंदु है जिनके निश्चित आधे अंक उस बिंदु के ऊपर तथा निश्चित आधे अंक उस बिंदु के नीचे होते हैं, समझे। ये 2 डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं मध्यांक की विजेता। मध्यांक एक स्थिति माध्य होता है, एक स्थिति में क्या होता है, माध्य भी होता है। यदि विवरण एक केंद्र विशेष रूप से मध्य में हो तो मध्यांक की अपेक्षा मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक में प्रतिदर्श यानी प्रतिदर्श विवरण कम हो जाता है, यानी सैम्पलिंग जो एरर होता है वो क्या रहता है, कम हो जाता है। किसी समूह के प्रांतीय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित मध्यांक से भी समूह के अन्य प्रांत की व्याख्या की जा सकती है और इसको ग्राफ द्वारा हम दिखा सकते हैं, समझे। लेकिन मध्यांक की मानक त्रुटि मध्यमान से ज़्यादा परंतु बहुलांक से कम होता है, यानी बीच में होता है, यानी मध्यमान में सबसे कम होता है, यानी अति में मीन में मीडियन में थोड़ी से ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका बहुलांक में होता है। मध्यांक अपने नीचे तथा ऊपर प्रांत की संख्या पर निर्भर करता है। अब इसका प्रयोग कब करना चाहिए, तो ये चीज़ है, देख लीजिए कि असमान वितरण की स्थिति में मध्यांक ज्ञात करना चाहिए, जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, जब अपेक्षाकृत कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता हो, जब बहुलांक ज्ञात करना हो, जब अपूर्ण वितरण दिया गया हो तब मध्यांक का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं इसकी गणना करने का कुछ सूत्र होता है, तो इसका सिंपल n/2 n+1/2 करके हम निकाल लेते हैं, समझे। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल आपको जैसे बताते हैं, जैसे है ना कि निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़े का मध्यांक निकालिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में इसको सजा लेंगे। सर अवरोही क्रम में कर लेंगे, अवरोही क्रम में कर लिए तो ये आपका क्या हो गया, जैसे इसको कर लिए, इस स्थिति में आंकड़े की संख्या क्या होगी, 5 हो गई, 5 हुआ तो हम क्या करेंगे, 5 बटा आपका क्या करेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, इस व्यवस्थित आंकड़े की संख्या 5 हो गया, विषम है तो क्या करेंगे, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, सुनिए, इसको आप कर दिए, आंकड़े में बांट दिए, अब इसको व्यवस्थित कर दिए। अब देखिए इसमें जो बीच वाला संख्या होगा ना वही आपका आंसर है। देखिए 4 आंसर हो गया। या आपको इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे संख्या निकालना है आपको बीच का मान लीजिए नहीं मालूम है, तो देखिए जब विषम रहता है ना, तो विषम रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको विषम संख्या जब रहे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 विषम है, तो विषम में संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 3 आ गया, तीसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मान लीजिए सम रहे तो क्या करेंगे, तो सम के लिए और नीचे आपका आएगा, समझे, जैसे 2 2 4 2 6 है ना, तो नीचे सम के लिए तो कर, अर्थात तीसरा पद उपयुक्त आंकड़े का मध्यांक है। उपयुक्त श्रेणी 1 में दिए गए पद का मान 4 है, तो इसका मध्यांक क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। अब देखिए अति के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया नीचे दिए पूर्णांक का मध्यांक ज्ञात करें। तो देखिए 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 7 हुआ। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे कि 7/8 कर देंगे, जो आएगा चौथा अंक वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझे। यानी आपका यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, समझे। ये चीज़ हो गया आपका। अब आते हैं जब सम संख्या रहे तो उसका हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए सम संख्या वाला है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसको पहले हम व्यवस्थित कर लिए हैं एक अथी में। अब करा इसको कैसे निकालते हैं, तो देरी की संख्या में क्या 12 सम संख्या, तो हम क्या करेंगे 12/1 13 कर देंगे, और जो आपका 6.5 जो आएगा 13/6 ना आएगा, तो 6.5 पद निकालने के लिए श्रेणी में छठे तक सातवें तक मध्यमान की आंकड़ा का मध्याह्न कहते हैं। जैसे देख लीजिए छठे पद का मान और सातवें पद का मान को हम लेंगे और उसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए छठा पद कौन है, तो छठा पद ले लीजिए, ऐसे निकालते हैं, समझे। 1 2 3 4 5 6 14 हो गया, 7वां 15 हो गया, तो 14 15 जोड़ दी, इसका आधा लेना है, अब 2 कर दीजिए, तो 29 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 2, तैयारी 14.5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, अब इसका तो हो गया, लेकिन जब वो अथी में दे तो उसका हम सूत्र बता देंगे। आपका नीचे आपका क्वेश्चन है उसमें सूत्र बता देंगे, इसको आप वहाँ से एग्जाम्पल से लिख दीजिएगा, वो आपको हम समझा देंगे, समझे। अब आते हैं इसके गुण क्या होता है, तो छोटे अंक वितरण का मध्यांक आसानी से निकाला जा सकता है, और ये चीज़ है तो इसको 2-3 को विशेषता लिख सकते हैं, दोष लिख सकते हैं, ये सब चीज़। हम लगाते हैं बहुलांक यानी बहुलक में मोड में। तो बहुलक क्या होता है, किसी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने मध्यमान मध्यांक की गणना की है, इसे केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने में सबसे ज़्यादा गणना मध्यमान में करनी होती है तथा मध्यांक निकालने के लिए हमें कुछ कम गणना करती है। तो ऐसा माध्यम भी है जिससे बहुत कम गणना करके केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है, वो मध्यांक, वह माध्यम क्या है बहुलक। यानी बहुलक में हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं होती है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को करते, लिखा है ना। बहुलांक किसी अंक वितरण वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है। एकदम सिंपल डिफिनीशन है कि बहुलक क्या होता है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी पुनरावृत्ति क्या हो सबसे ज़्यादा बार हुई है, उसी को बहुलक कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा गणना किस में किया जाता है, आपको मीडियन में नहीं, माध्यक में, उसके बाद किस में किया जाता है, माध्य में, और सबसे कम किस में किया जाता है, बहुलांक में, समझे। गिलफोर्ड के अनुसार डिफिनीशन है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, यानी पुनरावृत्ति, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति होता है, सर्वाधिक उसे बहुलांक कहते हैं, समझे। उसके बाद है रेथर्स के अनुसार डिफिनीशन है, यह व्यवस्थित आंकड़े में जिस पर्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक हो उस पर्तांक की दी हुई अंक सामग्री बहुलांक कहलाती है। कभी कभी बहुत अधिक जल्दी केंद्रीय प्रवृत्ति जानने की आवश्यकता होती है, तब हम बचाने के लिए बहुलांक का सहारा लेते हैं। इसकी विशेषता है, किसी गणना अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की ज़्यादा सरल होती है। किसी समूह के प्राप्त आंकड़ों के बहुलांक का मान प्राप्त आंकड़े के ग्राफ द्वारा द्वारा भी जाना जा सकता है। यह वह बिंदु होता है जिस पर आवृत्ति वक्र की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। यदि किसी समूह के प्राप्त आंकड़े की गुणात्मक व्याख्या भी अधिक। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब निरीक्षण पत्र में केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो। यह सबसे कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की गणना करती है। जब अधिक लोकप्रिय फैशन या संबंधित समस्या का अध्ययन करना हो, जब वितरण के संपूर्ण अंक न हो अर्थात कुछ वर्ग या अंक छूटे हो। अब देखते हैं बहुलांक की गणना, तो अब देखते हैं इसका कैसे कैसे करते हैं। तो देख लीजिए इसके गणना करने का क्या तरीका है। तो पहले देखिए 5 7 दे दिया, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वर्ड रिपीट होगा, जैसे 9 देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो वही क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा, समझ गए। ये सिंपल है, इसका फार्मूला भी बताएंगे जब दिया जाता है, आती में नीचे आपको कर देंगे। इसमें भी आप देख लीजिएगा जो संख्या जितना बार रिपीट हुआ होगा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब व्यवस्थित रूप से कैसे करते हैं, इसको आरोही क्रम में रख लेंगे। तो 7 और 8 की क्या है, आवृत्ति बराबर थे, किसको आंसर देंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका बहुलांक निकल जाएगा। तो अब दोनों बराबर है तो क्या कीजिए, अब इसका फार्मूला भी होता है, जिसे माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन भी पूछ देता है। तो आपका बहुलक बराबर फार्मूला होता है, मोड बराबर फार्मूला होता है 3 लिख लीजिएगा। ये फार्मूला आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, याद रख लीजिएगा। ये भी तीनों में जैसे 2 को दे देगा, एगो पूछता है, तो ये फार्मूला से निकल जाता है। यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2
बहुलक, समझे। आप इसको निकाल सकते हैं, सिंपल फार्मूला है, समझे। और एक और ही फार्मूला होता है जो सबको नीचे आपको बताएंगे, समझे। तो आइए हम लोग आते हैं हम लोग फार्मूला में। तो आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, समझे। अब क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि निम्नलिखित प्रदत्तों का माध्य, मध्यांक या माध्यिका तथा बहुलक को ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे वर्ग अंतराल आपका दिया रहेगा, इसको तो हम बताए भी थे। ऐसे आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा 0 से 10 का आवृत्ति 2 है, या बराबरता दे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे आपका क्या दे, ये वर्ग अंतराल दिया होगा, समझे। ऐसे आपका आवृत्ति या बराबरता दिया होगा। तो आप इसको मध्य, माध्यिका, बहुलक इसका कैसे निकालिए। देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमको मध्यमान निकालना है, समझे। तो मध्यमान कैसे निकलता है, तो मध्यमान निकालने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो आपका ये होता है कि आप क्या कीजिए कि जो ई है इस दोनों को जोड़िए, नहीं इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। दोनों को जोड़िए और 2 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, क्योंकि दो संख्या है, 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा वो क्या आ जाएगा आपका मध्यमान होता है। तो 0 और 10 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, उसमें 2 से भाग दीजिए 5 हो गया। 10 20 को जोड़िए 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भाग दीजिए क्या हो जाएगा 5, यानी 2 संख्या इसीलिए 2 से भाग दे रहे हैं, समझे। ये चीज़ कीजिएगा तो आप देख लीजिए, या ऐसे भी निकाल सकते हैं जब संख्या सब में बराबर हो, अंतराल बराबर हो। तो देखिए 10 का अंतराल है ना, 10 10 सब में 10 10 का अंतराल है, तो यहाँ भी 10 10 का अंतराल आप करते चल जाइए, यानी 5 10 25 35 ये सब करते जाइए, आपका हो जाएगा। या जोड़ के कर दीजिए, या 20 30 50 तो 25 हो जाएगा, 70 35 हो जाएगा। तो मध्यमान आपको निकालना होता है। मध्यमान आप निकाल लिए, मध्यमान निकाल लीजिए तो उसके बाद एफ निकाला जाता है, समझे। एफ आपका आवृत्ति आपका एफ हो गया, मध्यमान एक्स हो गया। तो दोनों को गुना कर दिए, तब 2 में 5 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा, तो गुना करना है, समझे। सबको गुना कर दीजिए, लास्ट में आवृत्ति को सिग्मा एफ लिखते हैं। सिग्मा एफ बराबर पूरा टोटल योग, सिग्मा मतलब टोटल योग होता है, टोटल योग कर दीजिए। 2 10 15 8 10 40 10 7 5 4 को जोड़ दीजिए, और इधर सिग्मा एफ एक्स कर दीजिए, यानी जितना भी उसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा। अब फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। तो आप 5445 बट्टा 111 कर दीजिए, कट जाएगा तो 49.05 आ जाएगा, समझ गए। तो ये आप समझ गए होंगे, समझे। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या संचयी बराबरता निकालना पड़ता है। माध्य निकालने के लिए आपको मध्यमान, फिर सिग्मा एफ एक्स निकालते थे, सॉरी हाँ एफ एक्स निकालते थे। यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको संचयी बराबरता निकालना है। संचयी बराबरता कैसे निकलेगा, तो देखिए संचयी बराबरता निकालने का तरीका क्या होता है कि इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, तो 2 के सामने 2 हो जाएगा। अब इसके ऊपर तो एक चीज़ है ना, 2 है ना यहाँ पर, 10 2 12 हो जाएगा, 12 और 15 27 हो जाएगा, समझे। तो ऐसे करके संचयी बराबरता निकलता है। फिर 27 और 8 कितना 35 हो जाएगा, 35 10 45 हो जाएगा, 45 40 85 हो जाएगा, 85 10 95, ऐसे करके क्रॉस करके हम लोग इसको जोड़ते हैं, समझे। जैसे 85 10 95 95 7 102, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं संचयी बराबरता। और निकाल दिए, और संचयी बराबरता जो निकलेगा ना, तो आपका जो बराबरता है कुल योग आएगा, और यहाँ जो आपका लास्ट वाला जो संचयी बराबरता आएगा, दोनों का क्या होगा कुल योग बराबर होगा। नहीं बराबर आ रहा था कि मतलब आप गलती बनाए हुए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लास्ट में जब ये निकल जाएगा तो n/2 करते हैं, यानी n/2 करते हैं, इसको n/2 कर देते हैं। n/2 जैसे करेंगे तो 55.5 आ जाएगा। इसलिए करते हैं कि हमको माध्यक वर्ग निकालना रहता है। तो n/2 देखते हैं कि किस संचयी बराबरता में 55 से ज़्यादा अंक, 55.5 से ज़्यादा है। देख लिए आपका 50-60 वाला जो माध्यक वर्ग है उसी में क्या है 55 से ज़्यादा आपका अंक है, उसके बाद तो सब ज़्यादा ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग जाइए। इसके बीच में भी देखा जाता है कि 50-55 किसके बीच में आ रहा है, तो 50, यही आपका क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया। इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग बोलते हैं, समझे। ये आपका हो गया, तो माध्यक वर्ग आप 50 से 60 हो गया। तो माध्यिका के लिए फार्मूला होता है L + n/2 - c बटा f, इसको याद कर लीजिएगा, गुना इंटू h होता है, यानी L + n/2 - c बट्टा f इंटू पूरा का h होता है, समझे। जहाँ L बराबर निम्न सीमा होता है, जो माध्यक वर्ग चुने हैं उसका निम्न सीमा, n आपका कुल बराबरता होता है, जो कुल बराबरता आपका कितना था तो 111 था, समझे।
सी आपका हो जाता है जो वर्ग अंतराल आप चुने हैं उससे ऊपर की वर्ग अंतराल की संचयी बढ़ता है। यानी मान लीजिए आप 50-60 चुने हैं तो 50-60 से ऊपर जो 40-50 है उसका क्या संचयी बढ़ बढ़ता, समझे। फिर उसके बाद है जो एफ जो होता है कि जो वर्ग अंतराल आप चुने उसका बरम बढ़ता है, यानी आप 50-60 चुने हैं उसका बरम बढ़ता तो आपका 40 हो जाएगा, समझे। और फिर एच जो होता है कि माध्यक वर्ग का अंतराल क्या है तो 50-60 में आपका 10 का अंतराल है। फार्मूला बैठा दीजिए, एल का मान आपका 50 होगा क्योंकि निम्न सीमा देख रहे हैं आप 50 है आपका माध्यक वर्ग में। उसके बाद आपका एन की 111 था तो 111/2 हो जाएगा, तो उसको 55.5 लिख सकते हैं, भाग दीजिएगा। माइनस सी हो गया, तो आप देख लीजिए यहाँ 45 सी है, यानी जो माध्यक वर्ग चुने उसके ऊपर वाले माध्यक वर्ग का बराबरता आपका दिया है 45 दिया है। फिर उसके बाद आपका एफ जो है, एफ आपका होता है माध्यक वर्ग जो चुने उसका बराबरता 40 दिया हुआ है, इंटू 10 का अंतराल है तो 10 हो गया। गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा, आपका 50 हो गया, 55.5 में से 45 घटेगा तो आपका 10.5 आएगा, बट्टा आपका 40 है तो दशमलव उड़ेगा तो एगो जीरो बैठेगा। फिर आपका क्या होगा, 10 से एगो जीरो कट गया, 40 हो गया। और अब इसको अति कर दीजिए, 50 प्लस आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 पॉइंट आपका ये आएगा, जोड़िएगा तो 52 ये आएगा। जब जो ये आएगा 52 आंसर जो आएगा तो ये 50-60 के बीच में ही आएगा, जब भी आएगा। इससे ज़्यादा या कम आ रहा है तो आंसर आपका गलत है। अब आप लोग आते हैं बहुलक में, तो बहुलक निकालना बड़ा आसान होता है, इस बहुत सिंपल है, आपका बहुलक निकालना बहुत सिंपल है, समझे। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल और बराबरता जो होता है उसको क्या करते हैं, तो आपका यहाँ पर जो दिया है बहुलक आपका वर्ग अंतराल और बराबरता जो दिया है तो दिया रहता है। तो देखिए जो सबसे बड़ी संख्या इसमें जो रहेगा ना आपका, इसमें बहुत बोले ना सबसे कम इसमें गणना करना पड़ता है, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको F1 मान लेते हैं कि सूत्र में F1 F2 ये सब आता है। तो ये आपको किसको मान लीजिएगा, तो इसको आप जो सबसे बड़ी संख्या होगा जिसमें 40 सबसे उसको F1 मानते हैं, और उसके ऊपर वाला जो जस्ट संख्या ऊपर होगा उसे F0 मानते हैं, और नीचा जो संख्या होता है उसे F2 मानते हैं। यही 3 चीज़ इसमें मानना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगा उसे बहुलक वर्ग मान लेते हैं, उसे F1 मानते हैं, उससे ऊपर वाला क्या मानते हैं F0 मानते हैं, नीचा के F2 मानते हैं, समझे। फॉर्मूला बहुलक का होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, इंटू H होता है। तो देखिए 40 आपका क्या हो गया F1 हो गया, देख रहे हैं 40, माइनस F0 आपका क्या हो गया 10 हो गया, बट्टा आपका हो गया 2 गुना F1 कितना दिया है फिर 40 ही दिया है, माइनस F0 आपका 10 है, F2 आपका कितना है तो 10 है। तो यानी ये फार्मूला में बैठा दीजिए, आपका बन जाएगा। फिर 10 आपका H जो होता है आपका अंतराल होता है बहुलक वर्ग में, तो 50-60 में 10 का अंतराल है, समझे। L आपका निम्न सीमा होता है तो L आपका 50 है, तो ऐसे करके कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 55 आ जाएगा। इसका भी आंसर आपको 55 और 50 और 60 के बीच में आएगा। ये बहुत आसान होता है, इसमें आप खाली जो बड़का जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम लोग बहुलक वर्ग मान लेते हैं और F1 मानते हैं, उससे ऊपर वाला के F0 और जस्ट नीचे वाला के F2 मानते हैं। वो हो गया, बन गया आपका बहुलक खत्म हो गया, समझे। तो ऐसे आप कर सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब थोड़ा बुद्धि देख लेते हैं कि बुद्धि इसमें देखिए आपका अभिक्षमता और अभिक्षमता और मनोवृत्ति या इसी को अभिवृत्ति बोलते हैं, वो पूछ दिया है आपके एग्जाम में 2021 में। तो देखिए इसमें बुद्धि मापन, व्यक्तित्व मापन और रुचि मापन से क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि मापने से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है, समझे। बुद्धि मापन, व्यक्तित्व का मापन और आपका क्या इसको बोलते हैं हम लोग रुचि का मापन, समझे। तो ये आपका आ सकता है, क्योंकि आपका अभिक्षमता जो होता है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो फिर आपको वीडियो उसका डाल दिए, थोड़ा उसको देख लीजिएगा अभिक्षमता को, और फिर मनोवृत्ति या उसी को अभिवृत्ति बोलते हैं, उसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, समझे। तो बुद्धि को आप व्यक्तित्व और रुचि को हम अगला वीडियो बनाएंगे कि थोड़ा हमको कॉलेज जाना है, समझे। और थोड़ा कॉलेज जाना है क्योंकि आज थोड़ा काम है कॉलेज में, इसीलिए हम आपको फिर हम 1 बजे के समथिंग में आपका 4, 3, 2 और 1 यूनिट, यानी चौथा यूनिट, तीसरा यूनिट, दूसरा यूनिट और आपका पहला यूनिट का वीडियो हम डाल देंगे बहुत जल्दी, समझे।